हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जो 10th क्लास स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन मैंने बताया था। अब मैं उसी के आगे आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा। जिन्होंने भी उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और उसका अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं ये आपको बता दूँ कि ये फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का अपवर्तनांक है। इसको मैंने v1 अपॉन v2 या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 में और डिवाइड किया था कि पहले माध्यम में अगर चाल प्रकाश की v1 है और दूसरे माध्यम में v2 है, या पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 है, दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 है, तो किस तरीके से आप अपवर्तनांक को निकालेंगे। यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि जब ये प्रकाश की किरण डिफरेंट मीडियम से होकर जाती है, जैसे कहने का मतलब ये कि एक मीडियम से ज़्यादा हो, दो मीडियम से ज़्यादा हो, तब आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल समझाता हूँ। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। तो देखिए, सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ मीडियम 1 ले लिया, ये हमारा दूसरा मीडियम है, ये हमारा तीसरा मीडियम है, और ये हमारा वापस फिर पहला मीडियम आ गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण लाइट रेज इस तरह से पहले मीडियम में इंसिडेंस करती है, आपतित होती है, तो ऐसे जाएगी और फिर इस तरह से दूसरे मीडियम में आ गई। अगर दूसरे मीडियम में आई तो इस मीडियम में ये अगर R1 है तो मीडियम चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ भी R1 ही होगा। अब जब ये तीसरे मीडियम में जाएगी तो सपोज़ इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, इसलिए ये एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2 हो जाएगा। इस मीडियम में भी R2 ही रहेगा, वजह मीडियम दोनों सेम है। लेकिन जब फिर ये वापस पहले मीडियम में आएगा तो जो प्रकाश इधर से इंसिडेंस जितने एंगल पे हुई थी उतने पर ही ये निकल आएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम में ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके पहुंच रही है। अब ज़रा देखिए कि इसको हम लोग इस फार्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पहले से जब दूसरे में जाएगी तो आपको ऐसे लेना है, और ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन R1। जब दूसरे से तीसरे में जाएगी तो ये हो जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2। और इस तरह से जब ये तीसरे से पहले में जाएगी, तीसरे से पहले में, तो तीसरे में है साइन R2 और पहले में है साइन I। देख रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मीडियम से जाती है, तो कैसे आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कैसे, N1 to
2 3 और 3 1। तो आप देखोगे कि यहाँ मिलेगा साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन आई। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ इससे ये कैंसिल हो रहा है, यानी इक्वल टू 1 आएगा। इससे क्या पता चला कि पहले से दूसरे में जा रही हो रेस, दूसरे से तीसरे में जा रही हो, और तीसरे से पहले में, तो आप किस तरह से इसे किसी भी एक माध्यम में न दिया हो तो आप निकाल सकते हो। क्या देखिए, तो एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड यानी चाल और उसका वेवलेंथ या यूं कह लीजिए तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं बदलती है। तो देखिए इस पर कैसे एक प्रॉब्लम आपको मिल सकती है कि सपोज दैट अगर मैंने ये कहा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, साथ ही साथ तरंग दैर्घ्य प्रकाश की 6600 एंगस्ट्रॉम है, ये दे दिया जाए। और अगर ये कहा जाए कि ये प्रकाश जल से होकर जा रहा है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी 4/3 दे रखा हो। अब प्रश्न ये है कि जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, और फिर आखिर में ये भी पूछ लिया जाए कि इसकी आवृत्ति f क्या होगी। तो देखिए f तो दोनों माध्यमों के लिए इक्वल होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आप इस फार्मूले में केवल इतना ध्यान दीजिए कि अगर मैं पहला माध्यम वायु ले लूं और दूसरा जल, तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा VA यानी एयर के लिए, और VW लिखना पड़ेगा किसके लिए, जल के लिए। अब इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि ये 3 × 10⁸ है और इसमें इसकी चाल हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि इसका अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए VW = जब निकालेंगे तो ये सीधे नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा 9/4 × 10⁸, या यूँ कह लीजिए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इस जल में प्रकाश की चाल इतनी हो जाएगी। समझ रहे? अब जरा देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि λ/λw ये पता है, इसकी वैल्यू 4/3 दे रखी है, ले लीजिए। एयर में दिया हुआ है 6600 और इसमें निकालना है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में ही रखिए, क्यों, अनुपात है तो मात्रक बदलने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए λW = जब निकालेंगे तो 3 × 6600/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 4 × 1 = 4, यहाँ पर 1 आ गया, 2 आया, 4 × 8 = 24, 4 × 5 = तो 2
यहाँ 6 होगा, सॉरी, हाँ 50। तो अब जो है लैम्डा डब्ल्यू निकालेंगे तो आएगा 0, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 1 × 19, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, यानी इतने एंगस्ट्राम आ जाएगा जल में। तो इस तरह से आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब आता है कि फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो v = f लैम्डा होता है। f, अब ये वायु के लिए ले लें तो यहाँ भी वायु के लिए ले लेंगे, तो v/λ a, देखिए क्या मिलेगा यहाँ, Va 3 × 10⁸ है और लैम्डा a दिया हुआ है 6600 एंगस्ट्राम में है, तो इसको -10 कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/, ये आ जाएगा × 10⁸ अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आपने देखा कि अगर बहुत टिपिकल प्रॉब्लम आती है तो इससे भी रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, एक नए टॉपिक पर, जिसको कहते हैं लेंस। क्या होता है लेंस? तो देखिए 2 तरह के लेंस होते हैं। लेंस तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना है वो 2 तरह के लेंस। एक लेंस ये देख रहे हैं जिसमें कि इनकी वक्रताएं दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं और एक जैसी भी हो सकती हैं। ये सॉलिड होता है, बीच में मोटा, किनारे पतला। इसको हम लोग कहते हैं उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। उभय उत्तल है, शॉर्टकट में उत्तल लेंस बोल दिया जाता है। इस लेंस का भी यूज़ बहुत है और उसके साथ साथ एक लेंस और भी है, इसको कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या है? इसमें बीच में पतला रहता है और किनारे किनारे मोटा रहता है। जब आप इस लेंस को देखोगे तो पहचान इसी में कर सकते हैं कि आप छू लेंगे तो बीच का पोर्शन अगर मोटा है तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर बीच में धंसा हुआ और किनारे उठा हुआ है या मोटा है तो फिर इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस क्या होता है, कैसे इसमें इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसमें कौन कौन से ऐसे फिजिकल टर्म्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा कि आप जानते हैं उत्तल लेंस में मैंने बताया कि बीच में उठा हुआ और किनारे साइड में धंसा हुआ तल रहता है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस में कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे ये C, ये उत्तल लेंस के बिल्कुल मध्य में होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। और इसके बाद दूसरा टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण चाहे ऐसे चले या इस तरह से चले, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए जैसा इसमें दिख रहा है, तो ये उत्तल लेंस के लिए
प्रथम फोकस कहलाता है, यानी फर्स्ट फोकस। व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी फर्स्ट फोकस। तो ये फर्स्ट फोकस हो गया किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। अगर यही बात मैं अवतल लेंस के लिए लेता तो इसको इस तरीके से कहेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ C मान लीजिए, ये भी प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। एक फोकस यहाँ है और एक फोकस इधर भी होता है। तो देखिए क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रेज फोकस की ओर आ रही हो, कोई रेज इस तरह से फोकस की ओर आ रही है और प्रकाश की किरण वास्तव में देखा जाए तो अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हमारा प्रथम फोकस हो गया। मतलब दोनों में अंतर क्या है? एक में वास्तव में मुख्य अक्ष से चलती है प्रकाश की किरण और अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और एक में फोकस की ओर जा रही है, यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसे प्रथम फोकस कहते हैं। तो दोनों में यही अंतर है कि एक में आती है और एक में आती हुई प्रतीत होती है। अब जरा देखिए द्वितीय फोकस क्या होता है। अगर द्वितीय फोकस देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण, एक फोकस इधर कर लीजिए, एक फोकस इधर, मुख्य अक्ष के समांतर है, इस तरह से समांतर आ रही है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है, तो जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको कहते हैं द्वितीय फोकस। यानी यहाँ तो प्रथम फोकस हो गया, ये प्रथम फोकस किसे कहते हैं ये पता चल गया, और यहाँ क्या पता चल रहा है कि द्वितीय फोकस किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब जरा देखिए कि यही बात अगर मैं अवतल लेंस के लिए लेता हूँ इस तरह से, और यही बात बोलता हूँ कि एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ है, और मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इसमें समांतर आपतित होती है इस तरह से, और फिर मैं ये कहता हूँ कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, अब देखिए अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। एक तो जिस बिंदु पर जाकर मिल रही है वो द्वितीय फोकस है, और इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण समांतर है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, appear to come from any point on principal axis, that point is said to be second focus। तो इसको कहते हैं द्वितीय फोकस। तो मुझे लगता है कि प्रथम फोकस क्या है और द्वितीय फोकस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन।
क्या नियम होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं उत्तर लेंस लूँगा। उत्तर लेंस से कैसे बनता है इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे आप देखते हो कि ये उत्तर लेंस है और इसमें अभी अभी मैंने बताया कि ये पॉइंट प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, उधर आप देख रहे हैं। ये पॉइंट प्रथम फोकस है और ये पॉइंट द्वितीय फोकस है, जैसा कि उत्तर लेंस में है, क्योंकि पहले मैं उत्तर लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला इसमें रूल ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसको कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से। ये आपका पहला नियम हो गया। देख रहे हैं, ये आपका पहला नियम क्या हुआ? फोकस से होकर जा रही है। अब जरा देखिए, इसी में दूसरा नियम क्या है कि अगर मैं प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारता हूँ, यानी प्रथम फोकस से, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ये पहले वाले के जस्ट उल्टा है। ये है दूसरा रूल। यहाँ एक पॉइंट और बचता है सी, वह जिसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण कोई जाती है तो फिर ये बिना मुड़े सीधे निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। इस वाले रूल को हम लोग कहते हैं तीसरा रूल। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए। पहला, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, तो फिर बिना मुड़े अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये अलग बात है कि थोड़ी सी किरण यहाँ पे बेंड कर जाती है, लेकिन सामान्य तरीके से हम लोग सीधे दिखा देते हैं जब प्रतिबिंब बनाते हैं। अब जरा देखिए, अगर यही बात मैं इमेज को फॉर्म करने में लगाऊं तो किस तरीके से आप देखोगे कि इसमें प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से बनता है, इसे भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि अवतल लेंस अगर दिया है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन की क्या रूल है। अवतल लेंस, जैसा कि आपको पता है, इसमें पहले नंबर पे मैंने उत्तर लेंस बताया। तो अब जरा अवतल लेंस के लिए देखा जाए। अगर आप इस तरह से एक फोकस मान लें इधर, एक फोकस इधर मान लें, एक पॉइंट सी इधर है। और अब जरा देखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो आपको बता चुका हूँ क्या होगा। ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर आ रही है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से फोकस की ओर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसको हम लोग कहते हैं रूल नंबर 2। फिर उसके बाद आप तीसरे में देखें कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो ये बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। यानी केवल और केवल उसी तरह से 3 नियम है जैसा मैंने पीछे बताया है आपको। केवल बस इतना याद रखना है कि प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो चाहे उत्तर लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों ही स्थितियों में अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। तो कैसे आप प्रतिबिंब बनाओगे,
इस रूल को मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ और इधर आपको कुछ प्रतिबिंब बना के दिखाता हूँ। मैं ये बता दूँ, और मैंने इसे पीछे भी बताया है, कि अगर कोई रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस के केस में जिस ओर वस्तु होती है उसके दूसरी ओर बनता है, और अगर आभासी बनता है तो जिस ओर लेंस होती है उसी ओर उसका प्रतिबिंब बनता है। और एक ख़ास बात क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर उत्तल लेंस से बन रहा है या कॉन्वेक्स लेंस से, तो इसका मतलब हुआ कि वो उल्टा बनेगा, और अगर आभासी बनेगा तो फिर सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, इसके लिए मैं इधर लिखे हुए रूल्स को फॉलो करते हुए आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रतिबिंब बनाया जाता है। अगर मान लीजिए ये उत्तल लेंस हमने लिया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रकाशिक केंद्र है और ये प्रथम फोकस है यहाँ, तो इसी की एक डबल दूरी ले ली जाती है जो वक्रता केंद्र की तरह दर्पण में था, वहाँ इसे 2f ले लेते हैं। इधर भी एक 2f ले लीजिए जो फोकस दूरी की डबल दूरी होती है। अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रख सकते, वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले तो आता है इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और बहुत बहुत छोटा बनता है। यानी यूँ कह लीजिए सबसे छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। लेकिन जब और आगे आते हैं यानी अनंत और 2f के बीच में, तो फिर जो प्रतिबिंब बनता है वो पहले वाले से बड़ा होता है, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इसके बीच में एक वस्तु रख दी, अब इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो देखिए पहला रूल ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो आप इसमें तुरंत ये फार्मूला या ये तरीका एडॉप्ट कर दें, इस तरह से देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये इस तरह से अपवर्तित होगी। अब इसके बाद कोई भी एक रूल लगा दें, चाहे तो फोकस से गुजार दें और चाहें तो चलिए मैं फोकस से लेके चल रहा हूँ। दूसरा रूल ये था कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों रेज जहाँ काट रही हैं वो क्या है, f और 2f के बीच में है। मैंने सारे फिगर्स रफ फिगर बनाए, बिना किसी मेजरमेंट के बनाए, लेकिन अप्रॉक्स आप देख रहे हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है जहाँ पर बनना चाहिए। अगर इन्फिनिटी और 2f के बीच में होगा तो वास्तविक बनेगा यानी दूसरी ओर बनेगा, उल्टा बनेगा जो कि बन रहा है, f और 2f के बीच में बनना चाहिए वो भी बन रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है, तो ये छोटी होगी। अगर इसे थोड़ा और आगे लाएं और 2f पे रख दें तो यही एक केवल कंडीशन होती है जहाँ पर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाती है। इसके बाद जब वस्तु को आगे लाओगे तो फिर प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा और वस्तु की तुलना में तो एक तो जैसे ये बन गया। अब अगर मैं यहीं पर ये कहूँ आपसे कि दूसरी कोई कंडीशन, तो देखिए एक छोटा सा प्रतिबिंब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ थोड़ा और इधर कर दें, इस तरह से ये थोड़ा अलग और ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि एक ही स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए मैं इसे अलग और ख़ास बोलूँगा।
अब अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए रूल वही लगेगा, क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा, तो फोकस से गुजार दीजिए। दूसरा, अब फोकस से यहाँ जा नहीं सकती तो यहाँ से लेके जाइए। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है इस तरह से, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों रेज फैलती जा रही हैं। इसका मतलब इधर तो कहीं नहीं मिलेंगे। अगर इधर कहीं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है ये पीछे को कहीं ना कहीं मिलेंगी। अब कहाँ मिलेंगी ये तो पता नहीं, हम लोग बनाएंगे पता चल जाएगा कहाँ मिलेंगे। जैसे यहाँ मिल रही हैं, इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों आभासी बन रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो जिस ओर वस्तु है उस ओर बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु के पीछे अगर बनता है या जिस ओर वस्तु है उस ओर बनता है तो इसका मतलब आभासी होगा। तो यही एक कंडीशन होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। अब आइए जरा अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस के लिए क्या है कि इस तरह से यहाँ भी एक प्रकाशिक केंद्र ले लेंगे, एक फोकस ले लेंगे इधर, एक फोकस इधर ले लेंगे, और आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को मैंने यहाँ इस तरीके से रख दिया तो कैसे रूल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ज़रा देखिए, मुख्य अक्ष से समांतर चला ये प्रकाश की किरण। अब ये अगर इस तरह से थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएं तो इस तरह से बनेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगी, क्या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ कट कर रहा है, जहाँ भी कट करती हैं दोनों रेस वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपने क्या देखा कि जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कि ये आभासी होगा। यहाँ पर आपने देखा वास्तविक, और यहाँ पर क्या देखा आपने, आभासी। दोनों में अंतर आप समझ लें कि जिस ओर वस्तु होगी अगर उस ओर बनेगा तो आभासी होगा। यहाँ भी आभासी बनता है, लेकिन यहाँ एक खास बात और बता दें कि वस्तु को कहीं पर भी रखिए मुख्य अक्ष पर, इसका प्रतिबिंब F और C के बीच में ही बनता है। सीधा बनता है, वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, आभासी बनता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, its image is always virtual, erect and diminished in size। बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से आपको इसमें केवल एक कंडीशन याद रखनी है कि F और C के बीच में ही इसका प्रतिबिंब बनता है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि इसके ऊपर कुछ फार्मूले भी हैं जिनका यूज़ करेंगे और इस रेज का भी इस्तेमाल करेंगे कि कैसे जाती हैं लेंस से, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स को भी हिट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप जो है उसको ज़रूर देखिएगा। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि प्रतिबिंब बनाना कुछ
आप सीख पाए हैं तो कई सारे प्रतिबिंब आप घर में बनाकर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है कि आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। तो आज का अगर वीडियो लेक्चर ये हमारा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें नए व्यूअर्स हों तो, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।